पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा के दौरान मंच का एक हिस्सा धंस गया, जहां राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला, जिसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को बब्बर शेर बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में लोगों को रोजगार दिया। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी ईडी से बचने के लिए कहते हैं, बड़े बड़े फैसले मैं नहीं परमात्मा लेते हैं। खबर पटना के पालीगंज से है, जहां राहुल गांधी की सभा के दौरान मंच का एक हिस्सा धंस गया, जहां राजद के कैंडिडेट मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाला, उन्हें सहारा दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को बब्बर शेर बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को रोजगार दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मोदी ईडी से बचने के लिए बड़े बड़े फैसले लेते हैं, ऐसा कहते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, पटना में राहुल गांधी की सभा के दौरान मंच का एक हिस्सा धंस गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज राहुल गांधी की बिहार में 3 जगहों पे सभा थी। लास्ट फेज का चुनाव 1 जून को होना है और इससे पहले पूरे चुनाव 7 चरण के चुनाव में जी राहुल गांधी सिर्फ एक बार पदयात्रा के दौरान आए थे और लास्ट फेज के चुनाव में वो बिहार आए हैं और 3 जगहों पे उनकी सभा थी। पहली सभा थी उनकी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, जहां से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। दूसरी सभा थी उनकी मीसा भारती के समर्थन में पालीगंज में जी। और तीसरी सभा थी उनकी आरा में, जहां से महागठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल के भाकपा माले के उम्मीदवार हैं जी। तो पहली सभा उन्होंने पटना साहिब में संबोधित की। दूसरी सभा, जैसा कि आपने बताया कि पालीगंज में संबोधन के दौरान मंच धंस गया और मीसा भारती ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें बचाया जी। हालांकि राहुल गांधी ने वही जो चुनाव में अब तक कहते आए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं और तेजस्वी को उन्हें खूब बब्बर शेर बताया जी। लेकिन आपको बता दें कि जो पटना साहिब से जो अंशुल उम्मीदवार हैं, तो वो वहां से जो कानून मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। और वहां पे मतलब मैं कहूँ तो मुकाबला जो है वो बिल्कुल कुछ मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा है वहां जी। क्योंकि अंशुल अभिजीत को वहां पे कोई जानता नहीं है उस लोकसभा क्षेत्र से। सभी लोग यही जानते हैं कि बस मीरा कुमार के बेटे हैं। उससे पहले ना उनका कभी पटना साहिब में नाम सुना गया। हाँ, ये जरूर है कि जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं मीसा भारती जी, ये दमदार उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद जी की सुपुत्री हैं और जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं रामकृपाल यादव, उनको कड़ी टक्कर दे रही है वो जी। इसी प्रकार से आरा से जो ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, उनके खिलाफ सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीट गठबंधन में भाकपा माले को गई है जी, सीपीआई-एमएल को, और वहां से भी जो है कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। मतलब मुकाबला जबरदस्त है। अगर पटना साहिब को अगर हम छोड़ दे तो इन दोनों सीटों पे मुकाबला जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है। आरा में भी कांटे की टक्कर है और पाटलिपुत्रा में भी कांटे की टक्कर है, लेकिन पटना साहिब में कहीं से कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी भी लास्ट फेज के चुनाव में यहाँ आए हैं, तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 7 चरण का चुनाव बीत गया, महागठबंधन के कोई बड़े नेता बिहार क्यों नहीं आए? बिहार की उपेक्षा आखिर इन नेताओं ने क्यों की? पूरी चुनावी कमान तेजस्वी यादव ने संभाले रखी महागठबंधन की ओर से। ना उसमें वाम दलों के नेता कहीं नजर आए, ना कांग्रेस के उनके सहयोगी कहीं नजर आए। लास्ट फेज के चुनाव में ये राहुल गांधी जो है वो मीसा भारती के समर्थन में, अंशुल अभिजीत के समर्थन में और भाकपा माले के आरा से जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं जी।
जी राकेश जी, आपने जैसा कि बताया कि सभी इंडिया अलायंस के सभी दलों की ओर से, खासकर अन्य दलों की बात की जाए, चूंकि बिहार में एक तरह से तेजस्वी यादव ही इंडिया अलायंस के फेस बने हुए हैं, वह प्रचार कर रहे हैं, अन्य दलों के नेताओं ने यहां का अपेक्षा की है। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि लोजपा से रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं, उन्होंने भी बोला है कि एक तरह से बिहार, जो कि देश की राजनीति में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, तो बिहार की एक तरह से उपेक्षा करके इंडिया अलायंस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, महागठबंधन को इस चुनाव में पूरी तरह से एकजुटता दिखानी चाहिए थी। जिस तरह से एनडीए पूरी तरह से एकजुट था, उन लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जहां भी सभा किए एनडीए के सभी नेता एक मंच पे नजर आए, वैसा महागठबंधन में देखने को नहीं मिला। महागठबंधन में पूरी कमान एक तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में कहे तो संभाले रखी। एक बार सिर्फ खड़गे आए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार आए, और आज लेकर राहुल गांधी 7 चरण के चुनाव में सिर्फ 2 बार बिहार आए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कम से कम 5-6 सभाएं बिहार में कर चुके हैं जी। और उनके जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, आपको राजनाथ सिंह है, इन लोगों का लगातार दौरा बिहार होते रहा जी। उनके घटक दल के नेता भी लगातार जो है वो दौरा करते रहे जी। वो चाहे चिराग पासवान की आप बात कर ले, जी जी, जीतन राम मांझी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, लेकिन ये एकजुटता जो है वो इस चुनाव में, अगर प्रचार की हम बात करें जी, तो महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में देखने को नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, ये सक्रियता अगर राहुल गांधी पहले दिखाते जी, पहले चरण के चुनाव से अगर दिखाते जी, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा इंडिया अलायंस को मिल सकता था। बिल्कुल एकजुटता ना दिखाने और एकजुट ना दिखने के चक्कर में इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लोकायुक्त दफ्तर में लगी आग को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है। भोपाल लोकायुक्त के दफ्तर में आग लगने की घटना चौंकाने वाली नहीं है। वल्लभ भवन में कई बार आग लग चुकी है, तो जलना ही था तो वो जो जल चुका है, और जो राज लोकायुक्त दफ्तर की फाइलों में दर्ज थे वे आज जल गए हैं। रविवार के दिन जब सारे दफ्तर बंद होते हैं, भोपाल लोकायुक्त में आग कैसे लगी? सवाल अहम है और सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि बार बार उन्हीं दफ्तरों में आग क्यों लगती है जो किसी मुद्दे की जांच से जुड़े हैं। बीजेपी के राज में जहां जांच वहां आग है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राजधानी के सरकार के दफ्तर में आग लगी हो। बीते सालों में कई दफा वल्लभ भवन सहित कई सरकारी दफ्तरों में आग लग चुकी है और कई अहम दस्तावेज जलकर खाक भी हो चुके हैं। कई बार जांच समिति भी बनाई गई, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ ये जनता को कभी पता नहीं चला। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है। अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनन फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे भी जानकारी मिली कि उसमें सीएस की भी एक फाइल थी। सीएस की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी
कि परिवार के नाम उसमें थे, कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है, आप सब जानते हैं, चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? और ऐसे जो अधिकारी थे जो इस घबराहट में थे कि अगर इस पे जांच होगी तो हम लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है, इस पे जांच होना चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कृष्णा शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना, वह दस्तावेज जल गए जो सरकार चाहती थी जलाना, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो सरकारी भवन है, चाहे वल्लभ भवन की बात करें, सतपुड़ा भवन की बात करें, वहां पर कई बार ऐसा हादसा हो चुका है और कई जो जांच की फाइलें हैं वो स्वाहा हो चुकी हैं आग में। और एक बार फिर जब लोकायुक्त में कार्यालय में आग लगी तो ये सवालों के घेरे में है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसको लेकर सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि जहां पर जांच होती है, मध्य प्रदेश में कोई भी घोटाला होता है और उसकी जांच कमेटी बनाई जाती है, वो फाइलें अचानक आग में जल क्यों जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से सतपुड़ा भवन में भी आग लगी, इसके पहले वल्लभ भवन में भी आग आपने देखा होगा कि लगातार जो शासकीय कार्यालय है, बड़े शासकीय कार्यालय हैं, देखिए छोटे कार्यालय हो तो चलता है, लेकिन ये बड़े कार्यालय जहां से मध्य प्रदेश की पूरी सरकार संचालित होती है, पूरे जो दस्तावेज होते हैं वो होती है, लेकिन उन्हीं दफ्तरों में आग क्यों लगती है, ये उमंग सिंगार ने सवाल उठाए हैं। बिल्कुल कृष्णा, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कहा कि रविवार के दिन आग लगना बहुत बड़ी बात है, किस तरह के फायर की किसी तरह से बचाव के लिए सरकार की ओर से किसी तरह की ना तो बंदोबस्त किए गए थे, और रविवार के दिन जिस दिन सभी दफ्तर बंद रहते हैं, ऐसे दिन आग लगना किसी ना किसी एक मौके या एक आप कहेंगे कि एक आरोप को हवा देता है। बिल्कुल, देखिए रविवार को लोकायुक्त कार्यालय में आग लगी और इससे पहले भी आप देखेंगे जो वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन में आग लगी, तो जब कर्मचारियों की छुट्टी हो गई इसके बाद आग लगी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर संदेह है कि जब कार्यालय बंद होता है या कि कर्मचारियों की छुट्टी हो जाती है तभी आग क्यों लगती है, वर्किंग पीरियड में अभी तक आग क्यों नहीं लगी है। और उस आग में जब सब कुछ जल जाता है इसके बाद ही फायर ब्रिगेड आता है, उसके पहले नहीं। कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है, उसको लेकर उमंग सिंगार ने सवाल उठाया है। जी बिल्कुल, उमंग सिंगार का सवाल जायज भी लगता है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ऐसे समय में जहां कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा, ऐसे समय में आग लगना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के पिरदा गांव स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए धमाके के 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। इसके बाद भी अभी तक लापता लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं है। प्रशासन केवल 8 मजदूरों के लापता होने की बात कह रहा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि संख्या इससे कहीं ज्यादा है। फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि आसपास के गांव में रहने वाले कई ग्रामीणों का अब तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस ने कोई FIR भी दर्ज नहीं की है। मंडला से काम करने आए मजदूर भी यहां आए थे, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने अब तक ये स्पष्ट ही नहीं किया है कि घटना वाले दिन कितने मजदूर वहां काम कर रहे थे। इधर फैक्ट्री प्रबंधन के लापता मजदूर के परिजनों को तात्कालिक राहत राशि देने की भी घोषणा कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समाप्त हो गया और 8 कर्मी जो है वो लापता है। जिला प्रशासन की टीम उनको ढूंढने में जो है वो कार्रवाई जारी है और तात्कालिक राहत के लिए फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा 5 लाख रुपए की राशि अभी तत्काल सहायता के रूप में आज अभी ही हम जो है वो जो व्यक्ति लापता हैं 8 उनके परिजनों को हम दे रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर जो है वो हम या तो जो
लापता व्यक्ति हैं उनको ढूंढ निकालेंगे या फिर उनकी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि जो साइट है वहां पर उनके काम करने की आशंका जताई जा रही है। और उसके बाद जो है वो 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त राशि है वो भी प्रबंधन के द्वारा दे दी जाएगी। क्योंकि खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए ममता कौलवंशी जुड़ी हुई हैं। ममता, फैक्ट्री बेमेतरा फैक्ट्री ब्लास्ट के 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मजदूरों का कोई पता नहीं चल सका है, अब क्या अपडेट है अभी तक? जी मैं बताना चाहूंगी कि जिले के बेला ब्लॉक के जो बोरसे है वहां पर स्पेशल भारत पोल्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसके वजह से एक व्यक्ति के हॉस्पिटल जाते मृत्यु हो गई, वही 8 लोग अभी तक लापता है। जी बिल्कुल, जिसके रेस्क्यू टीम द्वारा जांच किया गया है और जहां मानव के अवशेष पाया गया है और जो 8 लोग हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। ममता, अभी तक प्रशासन की ओर से डीएनए टेस्ट या इस तरह का किसी जांच के आदेश दिए गए हैं? ममता जी, प्रशासन जो जिला प्रशासन उन्हें जो रेस्क्यू है उसको रोक दिया गया है और जो परिजन है उनको 5 लाख का मुआवजा देने की बात की है जिला प्रशासन। और वही फैक्ट्री के जो मालिक है उनके द्वारा भी 5 लाख देने की बात कही गई है और जो मानव के अवशेष मिले हैं उनको जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि जिस रजिस्टर में इन मजदूरों के आने जाने का इनकी हाजिरी रजिस्टर होती थी वह रजिस्टर भी लापता है, तो अभी तक इसकी जांच के लिए कोई टीम गठित की गई है प्रशासन की ओर से? ममता जी, जो जांच के लिए यहाँ प्रशासन के लिए एक टीम गठित किया गया है, जिसके यहाँ का पूरा जांच किया गया है और जो वहाँ के जो मजदूर है, जो काम करने वाले कर्मचारी, उनका कहना है कि जो वहाँ पर जो रजिस्टर है जिन पर नाम दर्ज किया जाता है वह रजिस्टर गायब है, जिसे आप पता लगाना मुश्किल है कि कितने लोग यहाँ पर घायल है और कितने लोग दबे हुए हैं। ममता, प्रशासन की ओर से तो अभी तक औपचारिक या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कितने कर्मचारी वहां कार्यरत थे, लेकिन आसपास के ग्रामीणों का क्या कहना है? कितने मजदूर उस फैक्ट्री में उस समय कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे जब यह ब्लास्ट हुआ, घटना घटित हुई? ग्रामीणों का अगर माने तो ग्रामीणों का कहना है कि 12 से 15 लोग वहां गायब है और एक व्यक्ति को ले जाते वक्त उसके रास्ते में मृत्यु हो गई है और वही 8 लोगों के अवशेष अभी तक नहीं मिल पाया है। जी, जो 8 लोग है व्यक्ति वहां पर जो मजदूर अभी पाया है गुमशुदा पाया गया है और जो प्रशासन टीम जो जांच कर रही है उस मानव के अवशेष में उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। बिल्कुल, सरकार की ओर से तो अब तक औपचारिक तौर पर एक नंबर, एक संख्या नहीं बताई गई है कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि कितने लोग लापता हैं यह तो जांच का ही विषय है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ममता, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को भी भोपाल में भीषण गर्मी के साथ लू चल रही है, जहां सुबह 5:30 बजे से ही पारा 33 डिग्री रहा। सुबह 11:30 पर 41.4 डिग्री और दोपहर होते होते 2:30 बजे के करीब तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल में येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 40 साल में दूसरी बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं गर्मी के कहर को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने के दौरान खड़े होने का समय आधा कर दिया जा रहा है, जहां जिसके तहत मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 14 प्रमुख चौराहों पर सिग्नल का टाइमिंग हाफ किया जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को भी गर्मी का कहर लगातार जारी है, जहां भोपाल में गर्मी अपने चरम पर है।
बता दें कि सुबह 5:30 बजे से पारा 33 डिग्री रहा, जहां 11 बजे कर 30 मिनट पर 41.4 डिग्री और दोपहर होते होते 2:30 बजे के करीब तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल में येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 40 साल में दूसरी बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं गर्मी के कहर को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने के चलते खड़े होने का समय आधा किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक 14 प्रमुख चौराहों पर सिग्नल का टाइमिंग हाफ किया जा रहा है। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को भी भोपाल में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है। इसी के साथ लू भी चल रही है, जहां सुबह 5:30 बजे से ही शहर का पारा 33 डिग्री रहा। सुबह 11 बजे तापमान लगभग 41.4 डिग्री और दोपहर होते होते यह 2:30 बजे के करीब लगभग पारा 44 डिग्री और उसके पार पहुंच गया। बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए भोपाल में येलो अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 40 साल में दूसरी बार ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है, प्रशासन की ओर से ट्रैफिक सिग्नल का टाइमिंग हाफ किया जा रहा है। सत्यम। बिल्कुल अभिनव, देखिए लगातार भीषण गर्मी भोपाल में भी पड़ रही, पूरे मध्य प्रदेश में पड़ रही। 17 मई के बाद बात करें तो 40 डिग्री के ऊपर ही टेम्परेचर रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट मतलब होता है कि सावधान रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है, लगातार टेम्परेचर को जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ ही ऑरेंज और रेड अलर्ट भी होता है। रेड अलर्ट सबसे खतरनाक होता है, उसमें जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले या अन्य तरह के खतरों के बारे में मौसम विभाग बताता है। भोपाल की बात करें तो 40 साल ऐसे टेम्परेचर में बदलाव आया है और कल का तापमान देखिए तो 46 डिग्री 45 डिग्री के करीब था। आज का तापमान सुबह 11:30 बजे की बात करें तो 40 डिग्री के पास यानी 40 डिग्री सेल्सियस के करीब था। वहीं दोपहर 2:30 बजे की बात करें तो टेम्परेचर 44.6 डिग्री सेल्सियस के करीब था। 20 जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर 40 से ऊपर और 43-44 की डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच गया है। वहीं सबसे ज्यादा गर्म जो जिला रहा है वो राज कर रहा है लगातार। अब भोपाल में ये भी बात की जा रही है कि जो सिग्नल का टाइम है, क्योंकि 2 पहिया वाहन जब सिग्नल में खड़े होते तो ज्यादा टाइम के लिए उनको खड़ा होना पड़ता है और कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको देखते हुए जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जा रही है और ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया। खासकर सिग्नल जो है उसको आधा कर दिया गया है। जैसे अगर कोई भी सिग्नल 60 सेकंड का होता रहा है तो अब उसको 30 सेकंड करने की जो यातायात नियम में है उसमें बदलाव करके 30 सेकंड कर किया जा रहा है। वहीं हॉस्पिटल्स में देखिए लगातार 250 से लेकर 400 मरीज लगातार पहुंचे। कल की बात करें तो 400 की ओपीडी रही है, जिसमें पेट दर्द, बुखार और चक्कर आने जैसी जो मरीज थे वो पहुंचे थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टरों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई है। डॉक्टरों को कहा गया कि साफ तौर पर आप हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे। फिलहाल गर्मी को देखते हुए भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, उसमें छुट्टियां आपको मंजूर नहीं की जाएगी। वहीं नगरीय प्रशासन की बात करें तो उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हुए सिग्नल्स में लगातार ग्रीन पर्दे लगा करके जो है टेंट लगा करके व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सिग्नल में 2 पहिया वाहन रुकते हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जितने सेकंड के लिए वो सिग्नल में रुकेंगे कहीं ना कहीं टेंट लगाने से राहत मिलेगी। वहीं आम आदमी की बात करें तो पेड़ों की छाया ढूंढने के लिए लगातार आम आदमी पेड़ों की छाया का सहारा ले रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पर अब भोपाल में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है और पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं। कंक्रीट के जंगल की वजह से जो गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है और लगातार देखिए जंगल भी अब बिल्डर्स और जो बड़े बड़े रसूखदार है, भू माफिया है, वो साफ करने की तैयारी में लगे हुए। उस पर भी प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कल के दिन ऐसा होगा कि जंगल को लोग तरस जाएंगे। वही देखिए लगातार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने प्याऊ जल की भी व्यवस्था की है। तमाम तरह के उपाय ये किए जा रहे हैं कि लोगों को हीट स्ट्रोक और लू से बचाया जा सके। लू और हीट स्ट्रोक में 2 अंतर होते हैं। हालांकि लू जो रहती है वो आपके शरीर को गर्म कर देती है और शरीर गर्म होने के साथ साथ आपको बीमारी हो सकती है, लेकिन हीट स्ट्रोक में आप बेहोश भी हो सकते हैं। बेहोश होने के लिए इस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अभिनव। बिल्कुल सत्यम,
हीट स्ट्रोक और इसको लेकर भीषण गर्मी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने भी कल अपने बयान में एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है। क्या प्रशासन की ओर से किसी तरह की प्रशासनिक अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की गई है? सत्यम। बिल्कुल, देखिए अविनाश, कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, इससे लोगों को बचने की अपील उन्होंने की है। खास करके अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, सुबह और शाम के वक्त अपने कामों को निपटाए, और जब अगर दोपहर में निकलना पड़ रहा है तो इस शरीर को ढक करके और गमछे या टॉवल से बांध करके शरीर को निकले। इसके साथ साथ उन्होंने पक्षियों और जानवरों की भी विशेष व्यवस्था करने की बात कही है कि अगर कहीं भी रहे तो पानी का जो एक डब्बा है या कुछ व्यवस्था करें जिससे जानवर और पक्षी पानी को पीकर अपना थोड़ा सा जो उनकी परेशानियां रहती है उसको दूर किया जा सके। तो सीएम मोहन यादव का संदेश है कि वैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार विठल मार्केट हो, न्यू मार्केट हो, टेंट लगाकर, पर्दे लगाकर, यहाँ पर टेंट हाउस जो संचालक है उन्होंने भी प्रशासन की मदद की है, नगरीय प्रशासन की मदद की है। वही प्रशासन ने जो पानी की बौछार है वो भी करने का प्रयास किया है ताकि हीट के साथ साथ जो प्रदूषण का लेवल है वो कम किया जा सके। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल तो आम आदमियों से वैज्ञानिकों ने भी और डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि हीट वेव और लू से बचने के लिए घरों में जितना से जितना रह सकते हैं, छाया में जितने से जितना रह सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर पश्चिमी और पश्चिम की हवाएं चल रही है तो लू का असर ज्यादा भोपाल में अब दिखाई देने लगा है। और कई मरीज, आप मैंने पहले बताया कि 400 संख्या में ओपीडी जेपी हॉस्पिटल की चल रही है। इस तरह से प्रदेश में कई हॉस्पिटल है जहां फुल हो रहा है, ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ने के कारण कई तरह के मरीज आ रहे हैं। तो उन सबसे अगर अब बचना है तो खुद को सावधान रहने की जरूरत है और बच्चों और बूढ़ों को भी सावधान रहने की जरूरत है। इसमें बाहर निकले तभी तो जरूरत के काम है। जी बिल्कुल सत्यम, भीषण गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने भी गाइडलाइंस जारी की है, सीएम ने भी अपील की है और साथ ही साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि समय समय पर पानी पीते रहें, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं और गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।